कि भारत आगे बहुत बढ़ने वाला है और अभी यूरोप की उतने ज्यादा चांसेस नहीं है आगे बढ़ने के, जितना ज्यादा चांस जो है इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक रीजन का जो एक समागम है उसके आगे बढ़ने के हैं। तो नो डाउट अगर आप देखें ग्रेविटेशनल सेंटर जो है वो दुनिया का आज की डेट में वो G7 से अवे ही शिफ्ट हो रहा है, उसकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा। कि अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है हमारी आज की डेट में $3.94 ट्रिलियन की हमारी जो है इकोनॉमी बन गई है। और ये इकोनॉमी अभी काफी देशों से, काफी G7 देशों से भी ज्यादा बड़ी है। तो G7 के देश जो हैं अपने आप को एडवांस इकोनॉमी कहते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि कनाडा, जैसे कि फ्रांस। लेकिन इन्हीं देशों को भारत जो है पहले ही पीछे छोड़ चुका है। इस तरह की कोई बात नहीं कहेगा। तो जब तक जो है पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ग्रोथ स्टोरी में नहीं पॉजिटिवली इन्वेस्ट होंगे, जब तक पाकिस्तान अपने आप को एक उस तरह से नहीं देखना शुरू करेगा, जब तक कि भारत की बर्बादी ही उनके जीवन का एकमात्र मिशन है, तब तक कहाँ से शांति आएगी। तो मुझे मानना है कि जब तक ये चीज नहीं होती तब तक सार्क का रिवाइवल आउट ऑफ क्वेश्चन है। ऑल्सो इंडिया के लिए सार्क का रिवाइवल अब इतनी बड़ी बात नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मेरे साथ खास मेहमान डॉक्टर मोनिका वर्मा है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अंबर, प्रधानमंत्री कैसी हैं आप? नमस्कार। और मोनिका जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस समय इटली में है। और प्रधानमंत्री मोदी को जो इटालियन प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके निमंत्रण पर G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि G7 भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार ये इस ताकतवर जो समूह है इसकी बैठक में भारत इसका हिस्सा बन रहा है और भारत को इन्विटेशन मिल रहा है। और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की जब से सत्ता में आए हैं उनके बाद से लगातार वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। और इस बार भी मोदी जी के ऑफिशियली तीसरे टर्म में आने से पहले ही भारत को इन्विटेशन मिल गया था। और मोदी जी ने भी कहा था कि मैं चुनाव होने के बाद इटली जाऊंगा। और अब प्रधानमंत्री मोदी इटली में है। और हम अगर प्रधानमंत्री मोदी के कद को देखें, G7 को देखें, और जो ग्लोबल लीडर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतने श्योर हैं, भारत को लेकर, भारत का जो कद है, किस तरह से आप इस सब को देख रही हैं? अंबर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मोदी जी का जो कद है वो दिन प्रतिदिन विश्व की राजनीति में जो है वो एकदम बढ़ता जा रहा है। और ये बात भी बिल्कुल पूर्णतः सत्य है कि वो इतना कॉन्फिडेंट थे जब इलेक्शन भी लड़ रहे थे कि G7 की मीटिंग हो चाहे क्वाड की अगली होने वाली मीटिंग हो, सभी में मोदी जी पहले ही वो ये बात जानते थे कि भारत का नेतृत्व और भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है अगर कोई करेंगे तो वो स्वयं मोदी जी ही करेंगे। और उसी बात को अगर हम देखें G7 में आज इटली में जब ये मीटिंग चल रही है और भारत को जो एक न्योता मिला है, जो एक इनवाइट मिला है और वहां जो हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, वो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि 2019 से अगर आप देखें तो 2019 से लेकर के 24 में अब जब इटली में ये G7 का जो समिट है वो हुआ है, पांचों बार 5 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी को G7 का इनवाइट जो है वो आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है इसलिए क्योंकि G7 कंट्रीज जो है वो इनका जो ये पूरी ग्रुपिंग है ये बहुत ज्यादा एडवांस इकोनॉमीज या जो बहुत डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, यूके, ये सारे जो देश हैं इनकी एक ग्रुपिंग है। और इनके जो मसले होते हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे के मसले होते हैं, उनके हमारे जैसे नहीं होते कि मतलब हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं। नो डाउट इंडिया काफी प्रोग्रेस कर रहा है, बट ड्यू टू आवर पॉपुलेशन चाइना और इंडिया का साथ अभी ये चीज है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इन दो देशों के जो मसले होते हैं वो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे इनकी मॉनेटरी पॉलिसी का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, काफी सारी चीजें हैं जो इनकी अलग होती हैं। लेकिन इनका अगर हम आज की डेट में इकोनॉमिक वेटेज देखें तो एक जमाने में इनका इकोनॉमिक वेटेज जो था वो काफी हाई था, बट अब समय के साथ साथ इनका जो इकोनॉमिक वेटेज जो है वो कम हो गया है। आज भारत जब G7 में गया है तो भारत की खुद की अर्थव्यवस्था जो है एक मुंह तोड़ जवाब दे रही है बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को। अगर आप देखें भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है हमारी आज की डेट में $3.94 ट्रिलियन की हमारी जो है इकोनॉमी बन गई है। और ये इकोनॉमी अभी काफी देशों से, काफी G7 देशों से भी ज्यादा बड़ी है। तो G7 के देश जो हैं अपने आप को एडवांस इकोनॉमी कहते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि कनाडा, जैसे कि फ्रांस। लेकिन इन्हीं देशों को भारत जो है पहले ही पीछे छोड़ चुका है। और अब अगली बारी जो है वो जापान और जर्मनी की है।
और इन देशों को भी जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पीछे छोड़ देगी। तो इतने के बावजूद भी G7 के जो देश हैं उनको पता है, अभी आप देख लीजिए जो भी सेशंस कल से होने शुरू हुए हैं, उन सेशंस में, सभी सेशंस में जिस तरह की वार्तालाप जो होने वाली है, इश्यूज जो हैं वो क्या महत्वपूर्ण है, अगर आप उन पर नजर डालें तो वो चाहते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वहां जाएं और उन विषयों के बारे में जो है वहां जाकर बात करें। जी। मोनिका जी, हमने देखा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ऑफिशियली इलेक्ट होने से पहले ही उन्होंने इस बात का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था मैं जाऊंगा। खुद भी उनको अपने आप पर भरोसा था और ग्लोबल लीडर्स को भी। और एक मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी जी के ननिहाल प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हैं, क्योंकि सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की है, और लेकिन वहां पर मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का। और अभी इस दिन के लिए और आने वाले दिनों में जो एससीओ समिट होगा उसमें भी मुझे भारत। एक इससे मुझे एक जोक याद आता है, छोटा सा जोक है, मैं फटाफट शेयर जी, करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कि बोलिए। अक्सर जब चुनाव के जब नतीजे आने वाले होते हैं तो एक कार्टून जो है वो अक्सर अखबारों में या मैगजीन में या सोशल मीडिया पर छपती है कि चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, हम नानी के घर जाने वाले हैं। कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जो है वो इटली जाएंगी। तो इस बार चुनाव के नतीजे जो आए हैं और राहुल गांधी स्वयं नहीं गए नानी के घर, उनकी नानी के घर, जैसे कि आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो स्वयं चले गए। तो ये एक बहुत गौरव का विषय है और दिखाता है कि किस तरह के प्रतिभाशाली नेतृत्व को जो है मोदी जी करते हैं, कि उनको पता है कि उन्होंने देश में इतना कार्य किया है, कि उन्हें वो जानते हैं कि जो देश है बार बार वो उन्हीं को ही चुनेगा। जी, बिल्कुल। और जैसे कि मैं कह रही थी कि अभी राहुल जी के ननिहाल मोदी जी गए हुए हैं और इसके बाद एससीओ हो, STAR हो, सभी जगह प्रधानमंत्री मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और हिस्सा लेंगे। जबकि राहुल जी और जो अन्य विपक्षी हैं उनको उनके लिए तो अभी 5 साल तक अभी कोई और उम्मीद नहीं है, अभी और 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम अगर G7 के एजेंडा की बात करेंगे, प्रधानमंत्री किन प्रेफ़रेंसेस और किन एजेंडा के साथ G7 में भारत के लिए कौन-सी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं? तो अंबर जी, यहाँ मैं दो चीजें कहना चाहूंगी कि G7 का जो अपना एजेंडा है इस बार वो काफी सारी चीजों को लेकर के है, क्योंकि अगर आप देखें विश्व में इस समय शांति का काफी अभाव है और दो बड़े थिएटर हैं जहां पर 3 सालों से तो खासतौर पे यूक्रेन और रशिया में शांति की कहीं उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। तो वो एक मुद्दा जो है वो पिछले भी G7 में, उसके पिछले G7 में भी डोमिनेट कर रहा था। तो वो एक मुद्दा डोमिनेट करने वाला है, नो डाउट कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध का आगे क्या हो। और जेलेंस्की स्वयं वहां मौजूद है और वो मदद मांगने के लिए गए हैं और अब उन्हें कुछ मदद भी वहां से हासिल होने वाली है, क्योंकि रूस की जो एसेट्स हैं उन पर जो इंटरेस्ट अब एक्यूमुलेट हुआ है वो उस इंटरेस्ट से जो है यूक्रेन की मदद की जाएगी आगे युद्ध को और लड़ने में। तो एक ये मुद्दा डोमिनेट करने वाला है। दूसरा मुद्दा है मिडल ईस्ट की लड़ाई का, जहां पर ईरान और इसराइल के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद जो ईरान का एक प्रॉक्सी, आप टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकती हैं, उसके बाद से इसराइल ने गाजा पट्टी में जो अटैक्स वगैरह करे हुए हैं उसकी वजह से भी मिडिल ईस्ट में, और फिर वो जो रेड सी के अंदर वो जो हूथी रिबेल्स आ गए हैं उनकी वजह से एक ग्लोबल शिपिंग जो लेन्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेड प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, सिक्योरिटी इशू खड़ा हो गया है। तो एक ये भी इसके विषय में भी वहां बात होगी। उसके अलावा वहां बात होने वाली है चीन के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी तो जहां से जा ही रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अमेरिका से आकर के अभी जब आए हैं, वो अमेरिका से यहाँ इटली में और बात करने के लिए, तो उसके पहले उन्होंने चीन का जो एक मुद्दा है उसको बहुत ही जोरों से उन्होंने उसको उठाया है और उसके विषय में उन्होंने बात की है। क्योंकि अभी क्या है, अमेरिका की इकोनॉमी में खासतौर पे इमर्जिंग टेक के जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जैसे कि बैटरीज, इन सभी में एक बहुत बड़ी जो है समस्या अभी अमेरिका फेस कर रहा है चीन के कंपटीशन के रूप में। और ये केवल एक अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो समस्या है वो यूरोप के भी काफी देश, खासतौर पे जर्मनी जो है ये समस्या बहुत ज्यादा आगे महसूस करने वाला है कि चीन का जो एक कंपटीशन है, चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफी सस्ते हैं, अगर आप टेस्ला से चीन की गाड़ियों को अगर आप कंपेयर करेंगे ईवी, तो वो बहुत ज्यादा सस्ती हैं। तो इस विषय में भी जो है चीन के ऊपर उन्होंने भी काफी टैरिफ्स लगाए हैं, काफी ड्यूटीज लगाई हैं, जिससे कि चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकन इकोनॉमी में आगे ना बढ़ पाए और उनकी जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है उसे अंडरकट ना कर पाए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो बाइडेन वहां उठाने वाले हैं और एक कंसेंसस जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में बिठाने वाले हैं कि कैसे चीन के खिलाफ उन्हें ये मोर्चा जो है वो खोलना है। लेकिन भारतीय होने के नाते और भारत से होने के नाते जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है वहां जाने में, वो दो लेवल्स पर है। पहला तो ये कि एक हमें वहां जो इन्विटेशन मिला है, हम उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है।
जैसे कि G20 में तो हम एक हिस्सा थे, बट G7 का हम एक हिस्सा नहीं है। G7 में हमें स्पेशल इन्वाइटी के रूप में जो है वो अक्सर न्योते जाते हैं और हम वहां जाकर अपनी जो बात है उसे कहते हैं। तो हम वहां का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भी एक स्पेशल आउटरीच सेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करा गया है, और उस सेशन के अंतर्गत जो है भारत कुछ चीजों पर बात करेगा, और उसका एजेंडा कुछ इस तरह से रहने वाला है कि माइग्रेशन अफ्रीका में जो है, अफ्रीका के बारे में बात होगी, एनर्जी के बारे में बात होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वहाँ बात होने वाली है। अब अफ्रीका के बारे में बात होगी और भारत वहाँ क्या रोल प्ले कर सकता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपके व्यूअर्स के लिए यहाँ बताना चाहूंगी कि मेलोनी और मोदी को लेकर के भारत में अक्सर मीम शेयर करे जाते हैं, लेकिन एक चीज जो हम नहीं जानते या जिसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं होती है, वो इसके ऊपर नहीं होती कि फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में इटली और भारत के जो गोल्स हैं आज की डेट में वो कितना ज्यादा जो है कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आप देखिए, भारत को मेडिटेरेनियन में एक अपने आप को साबित करना है। भारत ग्रीस के साथ भी अपने रिलेशन पर काम कर रहा है। अब इटली की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो इटली एक ऐसे स्थान पर मौजूद है, उसकी जो ज्योग्राफी है वो कुछ इस तरह की है कि इटली से बिल्कुल सीधा नीचे लग करके मेडिटेरेनियन सी है, और अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी जो की है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट। अभी इटली को बहुत समस्या आने लग गई है अफ्रीकन माइग्रेंट से, और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है मेलोनी के लिए। तो उन्होंने क्या किया है, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक प्लान लेकर आई है कि वो लोग वहां आए और समस्याएं बनाए। उससे अच्छा ये है कि वो अफ्रीका में जाकर डेवलपमेंट जो है वो उसे करने की कोशिश कर रही है। अब मेलोनी के इस प्लान में जो है, भारत देखिए कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम इटली की ज्योग्राफिक एडवांटेज पे खेल सकते हैं, क्योंकि हमारे भी अपने काफी कनेक्टिविटी इनिशिएटिव जो हैं वो उस हिस्से में आने वाले हैं, और इटली हमारा हमसे काफी कुछ सीख सकता है। कैसे सीख सकता है? एक ग्लोबल वॉइस ऑफ साउथ जो है समिट हमने 2 बार कराया है, एक बार वर्चुअल भी ये जो है समिट हुआ है। तो इसमें और G20 में, दोनों में ही भारत जो है ग्लोबल साउथ की एक जी, जी, ग्लोबल प्लीज़ साउथ आप की जो है ग्लोबल साउथ की एक भारत जो है काफी एक प्रखर आवाज जो है वो बनकर उभरा है। तो अफ्रीका की एंट्री भी G20 में कराने के लिए भारत ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो यहाँ अभी इस जो स्पेशल आउटरीच जो एजेंडा होने वाला है, उस सेशन में भारत को बिठाया जाएगा, और भारत अपना बता सकता है कि कैसे अफ्रीका और इटली जो है, इटली जैसे कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में अपने आप को एक हब की तरह देख रहे हैं। तो वहां ये कन्वर्जेंस जो है मुझे वो नजर आती है, तो एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, भारत को मौका मिलेगा बायलेटरल्स के दौरान, तो काफी सारी, क्योंकि जब नेता जो है हमारे यहाँ से जाते हैं कहीं बाहर, तो केवल जो एजेंडा आइटम्स होते हैं उनके विषय में बात नहीं होती, बल्कि साइड लाइन्स पर बायलेटरल्स भी होती हैं, और काफी सारे पुल असाइड भी होते हैं। तो बायलेटरल्स मतलब वो प्रॉपर बैठ करके फ्लैग वगैरह लगाकर दोनों देशों का, और उनके बीच में बातचीत होती है। और दूसरा, एक पुल असाइड जो करते हैं कि चलिए किसी के साथ बायलेटर नहीं हो पाया, तो थोड़ा चलते चलते रास्ते में ही या थोड़ा सा इधर साइड में आकर के एजेंडा से हट करके आपस की जो उनकी पर्सनल जो मुद्दे हैं, पर्सनल जो बातें हैं, उनको भी किया जाता है। तो ये इस तरह से भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है एक शार्प एज देने का। जी, मोनिका जी, हमारे देश में G20 का को ऑर्गेनाइज किया गया और G20 से G21 हो गया। G7 को G8 होते हुए भी हम देख सकते हैं, क्योंकि भारत अभी उसका हिस्सा नहीं है। क्या ऐसी कोई उम्मीद हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए अंबर जी, G7 एक्चुअली में G8 भी हुआ था 1997 से 2014 के बीच में, जब रशिया जो है एक पार्ट हुआ करता था G7 का। तो लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया में एनेक्सेशन किया और उसको अपने जो अटैक जो उन्होंने किया उसके बाद से उन्होंने रशिया को निष्कासित कर दिया। मेरी अपनी ऐसा मानना है कि G7 का G8 होना इतना अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? और भारत के लिए वहां ज्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि देखिए नो डाउट अगर आप मुद्दों को देखेंगी, रशिया और यूक्रेन वाला मुद्दा अगर आप देखेंगी, या अगर आप मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है आप वो मुद्दा देखेंगी, इनफैक्ट यही G7 जो है इस बार इंडो पैसिफिक के बारे में भी बात करने वाला है। तो सारी कंट्रीज के अंदर अगर एक कॉमन फैक्टर है, वो ये है कि ये सारी की सारी कंट्रीज इस बात से बेहद जो है ये उनको पता है कि भारत आगे बहुत बढ़ने वाला है, और अभी यूरोप की उतने ज्यादा चांसेस नहीं है आगे बढ़ने के, जितना ज्यादा चांस जो है इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन के पैसिफिक रीजन का जो एक समागम है उसके आगे बढ़ने के हैं। तो नो डाउट अगर आप देखें, ग्रेविटेशनल सेंटर जो है वो दुनिया का आज की डेट में वो G7 से अवे ही शिफ्ट हो रहा है, उसकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा। तो ईस्ट कंट्रीज जो है, ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो आगे बढ़ रही हैं। अब ऐसे में G7 का G8 होने में ज्यादा मुझे लाभ नजर आ नहीं रहा, क्योंकि उनके
जो मसले हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्टिनेंटल जो है इश्यूज होते हैं। जैसे कि अब यूरोप में हमारे लिए रशिया एक दोस्त है और हम रूस से इतना असला बारूद खरीदते हैं और इस तरह की हम हमारी उनके साथ में आर्म डील है, फिर कनेक्टिविटी वाला है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, आईएनएससी, काफी सारी चीजें। लेकिन उनके लिए रूस जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि रूस का जो एक्सपेंशनिज्म जिसे वो कहते हैं वो उनके लिए खतरा है। अब इन सब मुद्दों में जब G7 इज अ वेरी वेरी, आप कह सकते हैं एंग्लोस्फेयर प्लस, एंग्लोस्फेयर तो है ही, लेकिन उसमें जापान और फिर और भी देश आ जाते हैं, जहां जैसे कि फ्रांस, जहां जो एंग्लोस्फेयर में नहीं काउंट करेगा, लेकिन एक वेस्टर्न जो है वहां पर इश्यूज डोमिनेट करते हैं। तो इंडिया के लिए G7+1 का एक अरेंजमेंट ज्यादा सही रहेगा रादर देन मेकिंग इट G8, क्योंकि फिर हम उन मुद्दों पर क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे वो एक हमारे लिए मतलब वो वहां बैठकर वाकई अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जी वगैरह ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है G7+1 मेक्स मोर सेंस। जी, एक सवाल मेरा मोनिका जी आपसे ये है कि अभी बीते दिनों फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में जो हमले हुए उसको लेकर पाकिस्तान को बातचीत करने की बात की और उसमें उन्होंने ये भी बात कही कि हमें सार्क को रिवाइव करना चाहिए ताकि जो इंडियन कॉन्टिनेंट के और जो दीगर ममालिक हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिला, क्योंकि हमने बात की कि हम रीजनल डेवलपमेंट पे अगर फोकस करें, क्योंकि भारत वैसे भी ग्लोबल साउथ का तो लीडर है ही, और अपने ही हम इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो क्या आपको भी लगता है कि वाकई में क्योंकि पाकिस्तान की वजह से एससीओ सही से चल नहीं पा सॉरी सार्क सही से चल नहीं पा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में सार्क को रिवाइव करने की आवश्यकता है? मेरी पीएचडी थीसिस जो थी वो इसी मुद्दे पर थी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों नहीं है। और उस जमाने में मैं बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं लिबरल थ्योरी होती है ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस की, जी रीजनल इंटीग्रेशन करेंगे, कोऑपरेशन और पीस आएगा। उन जमाने में मैं उस दौर की, और ये देखिए अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ के दिनों में अगर आप एक रोमांटिक एट हार्ट नहीं है और लिबरल की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किस तरह के इंसान हुए। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बहुत अच्छा आइडिया है, रीजनल इंटीग्रेशन बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आप सुबह उठे नई दिल्ली में, लेकिन फिर आप ट्रेन पकड़कर कराची तो खैर आप ट्रेन पकड़कर नहीं जा पाएंगे, लेकिन लाहौर आप जो है ट्रेन पकड़कर जाएं और वहां घूम कर आए, या लाहौर से ही सीधा फिर आप ढाका निकल जाएं, या ढाका से सीधा आप काठमांडू चली जाएं, और एक कहीं भी आपको वीजा की आवश्यकता ना हो, एक ही पासपोर्ट, एक ही केवल अपनी एक आइडेंटिटी आप लेकर जाएं, या फिर आपस में ट्रेड इतना अच्छा होने लग जाए कि शान मसाले जो है हमारे रिलायंस स्मार्ट में बिकने लग जाएं। इस तरह की चीजें अगर हो तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि स्टार्स का जो रिवाइवल है, और इनफैक्ट स्टार्स का क्या रिवाइवल है, जितने भी मुद्दे आज की डेट में जब भी रीजनल इंटीग्रेशन की बात आती है या सार्क के रिवाइवल की बात आती है, जितने भी मुद्दे आज की डेट में पेंडिंग हैं, उसमें कल्प्रिट अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्वयं पाकिस्तान है। काफी सारे ऐसे इश्यूज थे, जैसे कि एक मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट था, या अफगानिस्तान में ट्रांजिट राइट का एक इशू था। उन सभी मुद्दों में जो है पाकिस्तान ने कभी भी साथ नहीं दिया सार्क के टेबल पर। और सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है। जब तक कि आतंकवाद जो है वहां से आना बंद नहीं होगा, अब जम्मू में पहले तो कश्मीर तक ही हमले होते थे, अब जम्मू में भी 3 हमले बैक टू बैक आप देखिए, कठुआ में, डोडा में, और उस दिन जो सबसे पहला हमला जहाँ हुआ, तो ये जो जितने बिल्कुल, तो ये जितने जो ये रही थी, तो ये जितने भी हमले जो हैं ये हो रहे हैं, इन हमलों से हमें यही पता चलता है कि रीजनल इंटीग्रेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उन पर जो है एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड नहीं होता। और सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन उदाहरण है इंडिया के बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं। बांग्लादेश हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनको पकड़ पकड़ कर हमें सौंपता है कि जी लीजिए, ये आपके देश में आगे तबाही मचाता है या समस्या क्रिएट करता है, ये हमने पकड़कर आपको हाथ में दे दिया, आप जेल में डाल दीजिए। वहां से अगर रेडिकल जो है एलिमेंट्स हैं इंडिया पे अटैक प्लान करते हैं, तो उनको पकड़कर बांग्लादेश वाले खुद जेल में डाल देते हैं। तो जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करा, जब बांग्लादेश ने भारत की समस्या को समझना शुरू करा कि कैसे हमें बॉर्डर पर पीस चाहिए, कैसे हमें स्टेबिलिटी और ट्रैंक्विलिटी चाहिए, तो उसके बाद आज आप देख लीजिए कितना अच्छा, कितना प्यारा इंटीग्रेशन हो रहा है। शेख हसीना जी आ रही हैं दिल्ली, गले मिल रही हैं सभी भारतीय नेताओं से, और आज उनका जो बैंक है बांग्लादेश का, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाते हैं, या आप कुछ भी उनकी स्कीम उठा के देख लीजिए, सब स्कीमों में वो सबसे पहले यही लिखते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, हाई इनकम ग्रुप में आना चाहते हैं, और भारत का जो है इस सब के लिए कोऑपरेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की कोई बात नहीं कहेगा। तो जब तक जो है पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ग्रोथ स्टोरी में नहीं पॉजिटिवली इन्वेस्ट होंगे, जब तक पाकिस्तान अपने आप को
एक उस तरह से नहीं देखना शुरू करेगा, जब तक कि भारत की बर्बादी ही उनके जीवन का एकमात्र मिशन है, तब तक कहाँ से शांति आएगी। तो मुझे मानना है कि जब तक ये चीज नहीं होती, तब तक सार्क का रिवाइवल आउट ऑफ क्वेश्चन है। ऑल्सो इंडिया के लिए सार्क का रिवाइवल अब इतनी बड़ी बात नहीं रही है, और इसलिए नहीं रही है क्योंकि देखिए, भारत ने भी अपने नेबरहुड की जो डेफिनेशन है उसको भारत दिन ब दिन एक्सपेंड करता जा रहा है। पहली बार जब मोदी जी आए थे, सार्क वालों को बुलाया। दूसरी बार मोदी जी आए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन वालों को बुलाया। अब के जब मोदी जी आए तो मॉरिशस वालों को भी बुलाया। इंडियन ओशन में हम एक पावर की तरह उभर रहे हैं। हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस केवल साउथ एशिया नहीं रह गया है, या इंडिया सब कॉन्टिनेंट नहीं रह गया है। अब हम एक इंडियन ओशन पावर बन रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशन पावर बनेंगे तभी तो इंडो पैसिफिक की पावर बनेंगे ना। तो भारत जो है दिन ब दिन अपना नेबरहुड की जो बढ़ती कैपेबिलिटी के साथ भारत अपने लिए नए नए जो है एक सपने जो है बुन रहा है। तो ऐसे में जब बे ऑफ बंगाल एक कम्युनिटी हमने बना ली, BBIN करके हमने एक छोटा सा एक वो बना लिया है, सब रीजनल कोऑपरेशन, बायलेटरल हमारे इतने अच्छे चल रहे हैं, तो हम क्यों बैठकर पाकिस्तान का वेट करें, हम क्यों टेंशन ले सार्क के रिवाइवल की। जी हाँ, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को बहुत दुख होता है क्योंकि पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जा रही। पाकिस्तान बहुत परेशान है, तो पाकिस्तान प्रेमी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन G7 से हमने बात की थी, शुरुआत की थी बात की, और G7 में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं और भारत को ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं इसी तरह से भारत का डंका ग्लोबली बचता रहे और हम तरक्की करें इसी तरह और जल्दी टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए और अपने अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।